Hello students, today we will continue with ionic equilibrium and we will discuss one more important topic of this chapter and that is common ion effect. बहुत सिंपल सा इफेक्ट है. क्या कहता है ये इफेक्ट? अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन हुआ है जो कि ऑलरेडी बहुत ही कम होता है, हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होते हैं, और अगर उसी सोल्यूशन के अंदर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन और डिक्रीज कर जाता है, सप्रेस कर जाता है. राइट इसी को ही हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो एक आयन जो है वो कॉमन होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए जो ऑलरेडी सोल्यूशन में प्रेजेंट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट से वो आयन प्रोड्यूस हो रहा हो. तो हम कॉमन आयन इफेक्ट की लैंग्वेज या डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या है ये आयन, ये क्या है ये इफेक्ट? ये इफेक्ट ये कहता है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अ कॉमन आयन. तो जो कंडीशन है इसके लिए वो यही है कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो उसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए या एक आयन ऐसा होना चाहिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमारे पास आ रहा हो, चाहे वो एनायन हो और चाहे फिर वो कैटायन हो. इसी को ही हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. राइट अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं. अगर डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं तो उनको हमने बोला था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. राइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है. और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स जब हम कहते हैं तो हम बोलते हैं जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब हम बात करते हैं तो जो कि एक बेस है वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो हमने यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एसिटिक एसिड CH3COH, राइट, और उसका आयोनाइजेशन दिखाया. जब आयोनाइजेशन दिखाएंगे तो आयंस क्या आएंगे? एसिटेट आयन और H प्लस आयन. अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इक्विलिब्रियम आना है तो हमने यहाँ पे ये डबल हेडेड एरो या जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल का साइन दिखा दिया कि रिएक्शन हमारी दोनों डायरेक्शन में चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी. राइट अब हमारे पास जो ये आयंस आए हैं इसमें अब हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिससे या तो हमें एसिटेट आयन मिले या फिर H प्लस आयन मिले, और फिर उसके बाद होगा क्या उसको आगे समझते हैं. तो हमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आना है, इसलिए हम क्या करते हैं एक ये सिंगल एरो या सिंगल हेडेड एरो बना के दिखाते हैं. अब HCl आयोनाइज होगा तो ये H प्लस प्रोड्यूस करेगा और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा. अब अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड में जो आयंस आ रहे थे उसमें एसिटेट आयन और H प्लस आयन था, और HCl से कौन से आयंस आए हमारे पास? H प्लस आयंस है. तो यहाँ पे आयन कौन सा कॉमन हुआ? H प्लस आयन हमारा कॉमन हुआ. अब व्हाट विल हैपन जब हम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन? हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी क्या होती है कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या करता है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लेता है, या अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए कोई चेंज वहाँ पे किया है तो वो उस चेंज को कंज्यूम कर लेगा या फिर उस चेंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, उस चेंज को वो कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है. तो जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया और हमारे पास H प्लस आयंस आए तो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. राइट क्योंकि इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होता है, हमने क्या बात करी थी कि अगर हम या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया है. तो अभी क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश करने के लिए, इस चेंज को कंज्यूम करने के लिए, ये एक्स्ट्रा H प्लस आयन को कंज्यूम करने के लिए क्या करेगा कि वो H प्लस आयंस को एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करेगा और वापस से हमारे पास अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड बनने लगेगा.
तो इससे हुआ क्या, जो भी हमने ऊपर समझा था कि एसिटिक एसिड ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, राइट, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से जिससे एक कॉमन आयन आया, क्या हो गया, वो वापस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमारे पास आयंस आ रहे थे उनके साथ कंबाइन हुआ और कंबाइन करके उसने अनडिसोसिएटेड वीक इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो एसिटिक एसिड जिसका डिसोसिएशन ऑलरेडी बहुत कम हुआ था, HCl की प्रेजेंस में उसका डिसोसिएशन और डिक्रीज कर गया, सप्रेस कर गया, और इसी को ही हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो द एडिशन ऑफ HCl विल सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन क्या करेगा, सप्रेस कर देगा एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन को, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये इफेक्ट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ली चाटलियर प्रिंसिपल को ही डिस्कस कर रहे हैं कि ली चाटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हमने क्या किया, अगर आयंस के कंसंट्रेशन को चेंज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ली चाटलियर प्रिंसिपल यही कहता है कि इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रीस्टैब्लिश करने के लिए उस चेंज को नलीफाई कर देगा या कैंसिल आउट कर देगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ली चाटलियर प्रिंसिपल। इसी को हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अगर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसमें हमें अमोनियम आयंस या हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन को और कम करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिससे आइदर अमोनियम आयंस मिले या फिर हमें हाइड्रोक्सिल आयंस मिले, राइट। वो आयन कॉमन हो जाएंगे। जब हम उसको ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, अगर हमने ऐसा कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है जिससे अमोनियम आयंस आ रहे हैं, तो वो अमोनियम आयन क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करेंगे और वापस क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने लग जाएगा, यानी एक अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनेगा। यानी वापस वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में, वो आयंस वापस कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना ही होना है रिएक्शन में, राइट। तो इसमें अगर NH4OH में वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, चाहे हम वो अमोनियम क्लोराइड ऐड करें या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, तो जो डिसोसिएशन है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड से कौन से आयंस मिल रहे हैं हमें, अमोनियम और क्लोराइड, तो ये अमोनियम आयन कॉमन हो जाएगा। अब अमोनियम आयन जब कॉमन हुआ, अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करना है, तो अमोनियम आयंस जब आ जाएंगे तो हमारी इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम के हिसाब से। तो ये जो एक्स्ट्रा अमोनियम आयंस आएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो उनके साथ कंबाइन होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा स्पीड से चलेगी। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ बराबर करना है, तो उसको बराबर करने के लिए एक्स्ट्रा अमोनियम आयंस को हमें कंज्यूम कराना पड़ेगा या रिएक्शन में वो अमोनियम आयंस कंज्यूम हो जाएंगे। और अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करेगा तो Na+ और OH- आएगा, रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो उससे होना क्या है, जो हाइड्रोक्सिल आयन एक्स्ट्रा आएंगे, राइट, वो क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन, अमोनियम के साथ कंबाइन करेंगे और रिएक्शन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो निकला क्या कंक्लूजन यही निकला कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उसके एडिशन से क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है जिसने जितने आयंस प्रोड्यूस किए थे, ठीक है, वो सारे के सारे आयंस जो हैं वापस से कंबाइन करके अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये इफेक्ट हमें कहाँ और कैसे हेल्प करता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या आएगा, सॉल्ट एनालिसिस जब हम करते हैं, यानी जब हम एक सॉल्ट में कैटायन और एनायन फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, तो उसमें हमें कभी कभी आयंस की कंसंट्रेशन को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। से फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंड ग्रुप में बात करें तो सेकेंड ग्रुप, राइट, सेकेंड ग्रुप में हम आर्सेनिक और कॉपर का टेस्ट करते हैं, कॉपर आयंस का और आर्सेनिक आयंस का, तो उसके लिए हम H2S गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं, तो वहाँ हमें सल्फाइड की कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करना पड़ता है, डिक्रीज़ करना पड़ता है। अब किस तरह से डिक्रीज़ होगा, अगर हम H2S की बात करें तो H2S
या हाइड्रोजन सल्फाइड जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयंस देगा और सल्फाइड आयंस देगा। अब सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन को सपोज हमें डिक्रीज करना है, कम करना है, तो हम उसके लिए क्या करें, अगर हम H प्लस आयंस ऐड कर दें उसके अंदर तो वो H प्लस आयंस क्या करेंगे, सल्फाइड आयंस के साथ कंबाइन कर जाएंगे और वापस से क्या होगा, H2S का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, राइट। तो इसीलिए जब भी सेकेंड ग्रुप में H2S पास करी जाती है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl करी जाती है। फर्स्ट ग्रुप में डाइल्यूट HCl हम पास करते हैं, उसके बाद सेकेंड ग्रुप के लिए हम H2S पास करते हैं। वो डाइल्यूट HCl जो है क्या करेगी, H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगी वहाँ पे, या डाइल्यूट HCl जो हमारे पास आ रहा है वो H प्लस आयंस हमको देगा और वही H प्लस आयंस सल्फाइड आयन के साथ जब कंबाइन होंगे तो H2S का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन क्वालिटेटिव एनालिसिस और इन सॉल्ट एनालिसिस इन सेकेंड ग्रुप, जस्ट टू एडजस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस, वी follow or common ion effect is applied in that case। तो ये इसका बहुत ही important application है कि whenever we need to adjust the concentration of a particular ion, we need to control, either increase or decrease the concentration of a particular ion, we use this effect, common ion effect। कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, और इस प्रॉब्लम से ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ डेटा प्रोवाइडेड है, पढ़ लेते हैं। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ SCN इज दिस मच, राइट। SCN जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इन्होंने कहा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCN कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ KCN। यानी हमारे पास ये सोल्यूशन प्रेजेंट है HCN का जिसका कंसंट्रेशन दे रखा है आपको, और उसमें क्या किया है, 1 मोल KCN मिला दिया है, राइट। और क्या निकालना है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस निकालना है। अब पूछा तो हमसे गया है कि H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ KCN, लेकिन अगर सपोज KCN प्रेजेंट नहीं होता तो फिर H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन क्या आता, हम उसको भी निकाल लेते हैं, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि किस तरह से जो आयोनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो डिक्रीज कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं अगर KCN प्रेजेंट नहीं होता तो, KCN प्रेजेंट नहीं होता तो हम सिंपल ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर हमें निकालना होता तो हम √CK से निकाल लेते। C यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन मोलारिटी, और K यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमने वैल्यूज पुट करी, C कितना दे रखा है 0.2 मोलर और K की वैल्यू दे रखी थी 4 × 10⁻⁻10, राइट। हमने इसको सॉल्व कर लिया, अंडर रूट निकाल लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 8.94 × 10⁻6 मोल पर लीटर। ये तब आया है जब KCN प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अगर हम इसी सोल्यूशन के अंदर, राइट, क्या करें, हम KCN मिला दें तो KCN मिलाने से क्या होगा, साइनाइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करते हैं, आयोनेशन कांस्टेंट की बात करते हैं, वो हमेशा फिक्स होता है, राइट। यानी हम कुछ इस तरह से अगर देखें कि SCN जो है, जब हमने ऐड कर दिया है KCN, तो जो SCN है वो डिसोसिएट होगा, H प्लस और CN माइनस आयंस देगा, और जब हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल आएगा Ka इज इक्वल टू दिस, राइट। Ka हम इसलिए ले रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं, वो हमने निकाला दिस। तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहनी है, राइट। और फिक्स रहने के लिए क्या होगा, फिर अगेन जो हमारी रिएक्शन है वो एक्स्ट्रा साइनाइड आयन को कंज्यूम करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। चलिए, अब हमने इसी चीज़ को कुछ इस तरह से लिख लिया, क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना था, इसलिए हमने उसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और बाकी हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बाकी हमारी सारी चीज़ राइट हैंड साइड पे आ गई है। अब हमारे पास KCN है जो हमने ऐड किया है। KCN एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, पोटेशियम आयंस और साइनाइड आयंस देगा, और इसका कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोलर। तो जो K प्लस आएगा उसका कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होगा, और साइनाइड आयंस जो आ रहे हैं उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, 1 मोलर होगा। अब स्टोरी ये है कि जो HCN है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आयनेशन बहुत ही कम हुआ है। हम इसमें मान लेते हैं कि जो साइनाइड आयंस आ रहे हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट आ रहा है। तो जितने भी साइनाइड्स आयंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो KCN से आएंगे।
तो हम जब H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन इस कंडीशन में निकालेंगे, जो हमने यहाँ ऊपर लिखा था, ये चीज़ हमने वापस यहाँ पे कॉपी कर ली। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट SCN का दे रखा था 4 × 10⁻⁻10। जो SCN है उसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा था 0.2 मोलर। और जो साइनाइड आयंस आ रहे हैं वो सारे के सारे साइनाइड आयंस हम ये मान के चल रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, KCN से। SCN से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ रहे हैं, इसलिए हम जो कंसंट्रेशन साइनाइड आयंस का लेंगे वो वही लेंगे जो KCN का कंसंट्रेशन है या मोलैरिटी है। तो वो कितनी थी 1 मोलर, तो अपॉन करके हमने यहाँ लिख दिया 1। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 0.8 × 10⁻10 मोल पर लीटर, और इट कैन बी रिटन एज 8 × 10⁻11 मोल पर लीटर। अब इसको इस वैल्यू से कंपेयर करके देखिए, ये भी 8 है यहाँ पे, ये भी 8 है, लेकिन ये 10⁻6 है, 10⁻11 है, यानी डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ हैं वो और बढ़ गए हैं, यानी जो डिसोसिएशन है वो क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। या -6 आ रही है वैल्यू या -11 आ रही है, जो और छोटी वैल्यू है। तो KCN की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो SCN है उसका आयोनाइजेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जो डेटा से बहुत क्लियर हमको दिखाई भी दे रहा है। तो दिस इज़ अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।